हेलो बच्चों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर में अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। तो अधिकार तो वैसे मौलिक अधिकार वगैरह होते ही हैं, लेकिन ये अधिकार वो है जो राज्य कहाँ से लेता है और आपके अधिकार को आपको देता है। तो ये अधिकार का एक नया रूप है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास के परिणाम होते हैं। वर्षों के लिए जिन वर्षों से चली आ रही परंपरा रीति रिवाजों का हम पालन कर रहे हैं, वे ही रीति रिवाज अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार का निर्माण न तो राज्य द्वारा किया जाता है और न ही प्राकृतिक होते हैं, बल्कि धीरे धीरे जिन रीति रिवाजों के हम अध्ययन या अभ्यास हो जाते हैं और समाज जिसे स्वीकार कर लेता है, वे ही अधिकार बन जाते हैं। यानी जो परंपरा से आ रही अधिकार, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपकी आगे की पीढ़ी चली गई, वो अधिकार आगे चलते ही जा रहे हैं। जैसे कोई राजा का शासन था, तो उस समय राजा निरंकुश नहीं था, प्रजा का एकदम प्यारा था, प्रजा की सब बातें मानता था और उनको अधिकार देता था। तो वो अधिकार लोकतंत्र में वो शामिल करना कि उस समय शासन व्यवस्था अच्छी थी। लेकिन जहाँ अधिकार नहीं दिए जाए और जबरदस्ती उस पर थोप दिए जाए कानून और निरंकुश हो जाए राजा, तो ऐसे अधिकारों को हटा दिया जाता है। तो लोग उस ऐतिहासिक अधिकारों को नहीं लेते, अपने क्या कहते हैं, उनके राज्य में नहीं लेते, जैसे मौलिक अधिकार में लिया वगैरह। तो इतिहास को देखकर कौन से अधिकार अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं, इस हिसाब से इतिहास में अभी जो लिए जाते हैं वो है ऐतिहासिक अधिकार। और रीति रिवाज के अनुसार जो भी अधिकार स्वीकार कर लेते हैं लोग, समाज जो स्वीकार कर लेते हैं, वो भी ऐतिहासिक सिद्धांत कहा जा सकता है या ऐतिहासिक अधिकार कहा जा सकता है। इसमें इतना सारे ऐतिहासिक थोड़े मतलब वैधानिक है, ऐतिहासिक है, प्राकृतिक है, ये सारे अधिकार पढ़े, लेकिन अधिकारों के सिद्धांत में इनकी आलोचना भी होगी। तो आलोचना में पहली आलोचना होगी कि सभी अधिकार आलोचना, ध्यान रखना, रीति रिवाज, सभी अधिकार रीति रिवाज के परिणाम नहीं। यानी आलोचना में इन बताया गया है कि सभी अधिकार रीति रिवाज के परिणाम नहीं होते। ऐसा नहीं कि सभी अधिकार, आलोचना है कि अधिकारों में ये बताया कि रीति रिवाज की जो चली आ रही परंपरा से वही ऐतिहासिक लिए जाते हैं और वो अधिकार मान लिए जाते हैं। लेकिन आलोचना में बताया गया है कि सभी अधिकार रीति रिवाज के परिणाम नहीं होते। कैसे कि हमारे कुछ अधिकार रीति रिवाज पर अधिक आधारित हो, यानी हमारे कुछ जो अधिकार होते हैं वो जो हमें दिए गए हैं या हमें मिलते हैं, वो रीति रिवाज पर आधारित हो सकते हैं, किंतु सभी अधिकारों को रीति रिवाज का परिणाम नहीं मान सकते। जैसे कि सती प्रथा या बहुपत्नीत्व या कोई बहुविवाह या फिर कोई ये क्या था, छुआछूत वगैरह, ये सारे रीति रिवाज के विपरीत है। दहेज प्रथा कह सकते हैं, ये सारे रीति रिवाज के विपरीत है। फिर भी समझदार लोकमत के बिना किसी हिचकिचा के इन विधेयकों का समर्थन किया है। यानी ये अधिकार रीति रिवाज के परिणाम नहीं होते। जैसे दहेज प्रथा, अभी भी आज समाज में दहेज प्रथा चल रही है। अंदर ही कानून तो बना दिया कि किसी को भी दहेज देने का अधिकार नहीं है, दहेज नहीं दे सकता, बाल विवाह नहीं कर सकता, ये सारे दे रखे, लेकिन फिर भी समाज ने नहीं माना अधिकार। अगर समाज ने वो अधिकार नहीं माना या समाज ने वो कानून नहीं माना, तो वो कानून नहीं कहलाएगा। तो ये अधिकार दे दिया रीति रिवाज में, जैसे सती प्रथा और ये बाल विवाह और दहेज प्रथा, तो ये सभी अधिकार दे तो दिए ऐतिहासिक, लेकिन ये परिणाम सही नहीं होते, क्योंकि ये इसमें बुराइयां है। इसलिए ऐसे अधिकार रीति रिवाज से चले आ रहे हैं, पुरानी परंपरा से चले आ रहे हैं,
वो अधिकार वैसे यहाँ वर्तमान में लोकतंत्र देशों में नहीं दिया जाता है। अगर दिया गया, छुआछूत वगैरह पहले जमाने में बहुत होती थी, तो ये सब दिया गया तो क्या होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे। इसलिए राज्य द्वारा उस पर अंकुश लगाने के लिए, अधिकार पर नियंत्रण लगाने के लिए कानून स्थापित किया। या कानून जिसको भी दंडित करेगा, कानून दंडित करेगा जो भी इस क्या कहते हैं, अधिकारों का हनन किया या कानून का हनन किया, किसी ने दूसरों का अधिकार छीनने की कोशिश की, वो तो है ही। साथ ही ये जो रूढ़िवादी परंपरा है, जो दहेज प्रथा वगैरह, वो उन्होंने बढ़ावा दिया, तो उस अधिकार का परिणाम गलत हो सकता है। तो ऐतिहासिक सिद्धांत जरूर नहीं कि ऐतिहासिक अधिकार हर कोई अच्छा ही निकले। दूसरी आलोचना है, सभी रीति रिवाज समाज के हित में नहीं होते। यानी जो भी ऐतिहासिक दे रखा है अधिकार, वो जरूरी नहीं कि सभी जो भी रीति रिवाज समाज के हित के लिए हो, तो ये नहीं होते। आलोचना में इसमें ये बताया गया है कि अधिकार आवश्यक रूप से मानव कल्याण और समाज हित में होते हैं, किंतु मानव जाति के इतिहास में विभिन्न समयों पर प्रचलित सभी रीति रिवाज समाज हित में नहीं होते। उदाहरण के लिए भूतकाल में दास प्रथा, बाल हत्या, बहुविवाह, बाल विवाह की प्रथाएं विद्यमान रही है, किंतु प्रथाएं समाज हित के विरुद्ध होने के कारण इन्हें अधिकार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में प्रोफेसर हॉकिंस ने कहा है कि यह कहना है कि रीति रिवाज हमेशा ठीक ही होते हैं, उतना ही मूर्खतापूर्ण भी है जितना यह कहना कि विधि किसी भी चीज को उचित बना सकती है। तो कहने का मतलब कि रीति रिवाज जो भी समाज में जो स्थापित है, बाल विवाह वगैरह, तो ये जरूरी नहीं कि सबके हित में हो, किसी के लिए घातक भी हो सकते हैं। जैसे कि लड़की और लड़के में भेद करना, तो ये एक गलत धारणा है। ऐतिहासिक अधिकार में ये सबको रीति रिवाज में यही है कि लड़के को ज्यादा महत्व दिया जाए, लड़की को नहीं दिया जाए, तो ये अधिकार नहीं, इसको अधिकार को वर्तमान में नहीं माना जाता है। इस प्रकार से ये भी ऐतिहासिक सिद्धांत का खंडन करता है कि अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत आलोचना करता है कि सभी रीति रिवाज समाज के हित में नहीं हो सकते। तीसरा है कि सुधार की संभावना का अंत हो जाना। यानी उस ऐतिहासिक अधिकारों को जो मान लिया जाए तो उनकी सुधार की संभावना का अंत हो जाना, यानी अंत हो जाता है, इसमें सुधार नहीं किया जा सकता। तो एक आलोचना हो जाती है कि रीति रिवाज से जो चली आ रही परंपरा, लोग वो परंपरा हटाने के लिए तैयार नहीं, उनको वो परंपरा चाहिए, चाहे कोई भेदभाव हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन उनको सुधार नहीं करना। तो इसका अंत हो जाता है। ऐतिहासिक रूप से जो परंपरा चली आ रही है, तो उसका अंत हो जाता है कि सुधारा नहीं जाता, क्योंकि इतिहास में जो भी हमारे समाज में भी जो रीति रिवाज है वो हम अभी भी मान रहे हैं, जो घूंघट प्रथा वगैरह अभी भी चल रही है जो पहले थी, तो इसका अंत हो जाता है। लेकिन जैसे ही लोकतंत्र में आपको मौलिक अधिकार दिया जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, लेकिन क्या होता है, समानता में गांवों में अभी भी ऊंच नीच की भावना है, और ये समानता में वो स्त्री पुरुष का भेदभाव है, और स्वतंत्रता का अधिकार तो हर किसी को स्वतंत्रता नहीं दी गई है, लड़के लड़की में भेद किया जाता है, समानता में आरक्षण के बदले में भेद किया जाता है, इसलिए सुधार का अंत हो जाता है। यदि इस सिद्धांत के आधार पर प्रथाओं के विकसित रूप से अधिकार मान लिया जाए तो सुधारों का संभावना का अंत हो जाता है। इसमें भी हॉकिंस ने कहा है कि ऐतिहासिक सिद्धांत या कतई पथ प्रदर्शन नहीं करता है,
यदि करता है तो गलत करता है। यह असहाय सिद्धांत है। यदि व्याख्या के विभिन्न स्रोतों से उससे आलोकित न किया जाए तो इतिहास के निसंदेह अवहेलना नहीं की जा सकती, किंतु केवल इतिहास पर ही निर्भर नहीं हो सकता। यदि भूतकाल में शिक्षा या विदेशी यात्रा का रिवाज नहीं था तो इसका मतलब यह नहीं था कि वह स्फुटबुद्धि या उस युग से कुमंडल है। यानी विदेश यात्रा और भूतकालीन शिक्षा के अगर नहीं होती तो फिर बाद में क्या होता कि विदेश यात्रा करना पाप है, ऐसा मतलब माना जाता। तो वही चलन रहता तो आज लोग दूसरे देशों में उनको जॉब नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, वो कहीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी नहीं होता। हमारा राज्य वही का वही रहता है, नई तकनीकी नहीं आती। तो ऐसे रीति रिवाज के अगर ऐतिहासिक रूप से अधिकारों को प्राप्त किया जाए तो सुधार की संभावना का अंत हो जाता है। इसलिए इसकी आलोचना होती है कि उनको सुधारा जाए, वही है वर्तमान के अधिकार। तो अब ये तो हुई इनकी बात ऐतिहासिक सिद्धांत की। अब उनका थोड़ा सा महत्व बता दिया जाए। महत्व में अपने आप कर सकते हैं। जैसे इसका महत्व बढ़ जाता है, इतने रीति रिवाज का इतना खंडन हुआ, आलोचना हुई है, फिर भी इनका महत्व बढ़ जाता है। कैसे महत्व बढ़ जाता है? इसलिए महत्व बढ़ जाता है कि पुराने रीति रिवाज कुछ अच्छे होते हैं। कोई रीति रिवाज इतने अच्छे होते हैं जो हम छोड़ नहीं सकते, जैसे संयुक्त परिवार, मिलजुल कर रहना, और जो भी है, जो भी संयुक्त परिवार में है तो किसी भी हम समस्या से लड़ सकते हैं, भेदभाव नहीं होना, सभी भाई एक साथ रहना। तो ये सब संयुक्त परिवार के लिए पहले की अच्छी जो है ऐतिहासिक अधिकार है जो वर्तमान में नहीं है, लेकिन महत्व उनका बढ़ जाता है। और है जो समाज के हित के लिए हो, वो अधिकार अभी भी चल रहे हैं। समाज के हित के लिए क्या है? समाज के लिए हित के लिए ये बातें कही गई है कि जहां पे समाज का कल्याण होगा, जो देश समाज के कल्याण के लिए उनको अधिकार देंगे, वही अधिकार लोग मानेंगे। तो पुराने रीति रिवाज से आ रहे हैं, परंपरा से आ रहे हैं जो अधिकार, वो उनको दिया जाए तो वो महत्व बढ़ जाता है। किसका? इसका ऐतिहासिक सिद्धांत का। जैसे कि पुराने जमाने में अकबर का आज भी नाम है, ये क्या था, महाराणा प्रताप का, जो देश के प्रति प्रेम की भावना। तो ऐसे ऐसे इतिहास में जो रीति रिवाज पहले से चले आ रहे कि ऐसे हमें करना चाहिए, तो वो अभी भी उनको अधिकार दिया जाता है कि आप देश के प्रति प्रेम भावना और ऐसा राजा होना चाहिए जो सभी को समान देखे, किसी भी जाति धर्म लिंग को किसी को भी ऊपर नीचे ना उठाए। तो ऐसे ये ऐसा नहीं कि अभी वर्तमान में ऐसा है, पुराने जो परंपरा से आ रही बातें वो पहले भी अच्छा भी शासन हो चुका है, बुरा भी हो चुका है। जो अच्छी रीति रिवाज अपनाए उसका शासन हमेशा अच्छा रहेगा, और जो बुरी रीति रिवाज रखे औरंगजेब वगैरह, तो उसके फिर बाद में अंत बुरा ही होगा। तो ये है कि समाज के जो अधिकार है जो रीति रिवाज से चली आ रही है, जैसे कि पहले देख चुके आप, ब्रिटिश में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। तो गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? गौरवपूर्ण क्रांति ब्रिटिश में 1681, ये ब्रिटिश में हुई थी गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। इसको गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहा जाता था? गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता था क्योंकि बिना खून खराबे के, बिना लड़ाई झगड़ा के एक राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ना, यानी तो भी वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हमारे यहाँ जैसे कि उपनिवेश बन के आए थे, ब्रिटिश आए थे, फिर भी हमारे इतना जलियांवाला हत्याकांड, करो या मरो, ऐसे मतलब बहुत सारी समस्या आई, लेकिन उनको हटाने के लिए सिर्फ भारत वालों के लिए। लेकिन यहाँ पे गौरवपूर्ण क्रांति यानी राजतंत्र से लोकतंत्र बन गया, फिर भी लोग बिना खून खराबे को उन्होंने बदलाव कर दिया, क्योंकि पुराने रीति रिवाज के कारण। रीति रिवाज में ये था उनका कैसे, जैसे कि ब्रिटिश वालों ने मान लिया था कि हमारा लोकतंत्र रहे, लेकिन राजा हमारा वही रहे, वंशानुगत राजा ही रहे, उनकी पीढ़ी हमारा राजा रहे, नया कोई नहीं बने। लोगों की ये थी भावना या रीति रिवाज परंपरा से जो व्यक्ति को खानदानी को मान लिया था राजा, उनको ही बना लिया। तो इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया? संसदात्मक व्यवस्था अपनाई। संसदात्मक में क्या होता है? राष्ट्रपति नाम मात्र को होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक।
तो वहां पे राजा को तो वंशानुगत चुन लिया गया, लेकिन उनकी शक्ति नाम मात्र की रह गई, इसलिए वो निरंकुश नहीं बन पाया और रीति रिवाज के अनुसार वही राजा उनका चल रहा है। तो ये बातें सारी सामने आ जाती है उनके महत्व की। तो इस प्रकार से बच्चों अधिकारों का महत्व बन जाता है। अब आगे बढ़ेंगे हम अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत, यानी वो अधिकार जो समाज का कल्याण कर सके। तो इस सिद्धांत में या इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार समाज की देन है। अधिकारों का अस्तित्व समाज कल्याण पर आधारित होता है और व्यक्ति केवल उन्हीं अधिकारों का उपयोग करता है जो समाज हित में हो। इस सिद्धांत के अनुसार कानून, रीति रिवाज और अधिकार, कानून, रीति रिवाज, और अधिकार, यानी तीनों बातें आ जाती हैं जब यह समाज कल्याण की बात होती है। यानी कानून और रीति रिवाज और अधिकार। आपकी रीति रिवाज वो के वो है, उनके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, अधिकार भी दे दिया, लेकिन कानून नहीं है, उसके ऊपर कानून स्थापित नहीं है, तो वो रीति रिवाज और अधिकार काम के नहीं है। लोगों के कल्याण भी जब कानून उनके ऊपर होगा तभी जाके उनके रीति रिवाज रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। और इस अधिकार सभी को समाज कल्याण के सामने झुकना चाहिए और इस सबका उद्देश्य समाज कल्याण ही होना चाहिए। बेंथम और मिल जैसे उपयोगिता और बहुत सारे विचारकों ने ये बात कही कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख, यानी समाज कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख प्रदान किया जाए, उसको सुख का अधिकार दिया जाए, तो समझो कि वो रीति रिवाज भी मानेंगे और लोगों के कल्याण भी होते रहेंगे। और अधिकारों का निश्चित हितों के संतुलन से होता है। इसी को प्रोफेसर लास्के ने कहा है कि लोक कल्याण के विरुद्ध मेरे कोई अधिकार नहीं होते, क्योंकि ऐसा करना मुझे उस कल्याण के विरुद्ध अधिकार होता है जिसमें मेरा कल्याण घनिष्ठ और अविच्छिन्न रूप जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब यही है कि जो अधिकार आपको दिए गए उसमें समाज का कल्याण नहीं होता तो वो अधिकार आपके किसी काम के नहीं हो सकते। लेकिन समाज का कल्याण शामिल है, कैसा भी राजा हो, चाहे राजा हो, लोकतंत्र हो, कोई भी हो, कैसी भी रीति रिवाज हो, लेकिन जहाँ पे लोग समाज का कल्याण नहीं, वहाँ पे कोई कानून कार्य सही नहीं करेगा और न ही व्यक्ति सही ढंग से रहेगा और नहीं सरकार भी कुछ कर पाएगी। तो कानून और उस समाज कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, कानून उनके ऊपर लागू होना चाहिए। कानून सही ढंग से होगा तो ऑटोमेटिक ये बात हो जाएगी। ये सब बातें आ जाती है अधिकारों का समाज या अधिकारों के समाज कल्याण के सिद्धांत, यानी जो अधिकार दिए गए उसके कल्याण हो लोगों का, तो वो अधिकार काम का है। अब अधिकार तो आपको दे दिया कानून रूप से, लेकिन समाज का कल्याण नहीं हो रहा है, तो वो न तो राजतंत्र काम का है, नहीं लोकतंत्र काम का है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अधिकार में जो समाज का कल्याण है वो इस सिद्धांत का साथ में रहता है। लेकिन कुछ बातों के लिए लोगों ने आलोचना भी की, यानी अधिकारों के कल्याण के लिए आलोचना भी लोगों ने की। तो आलोचना के लिए हम पढ़ते हैं कि अधिकारों का समाज कल्याण के लिए आलोचना। तो पहला आलोचना देखनी है तो उनका अच्छी बताइए, तो आलोचना भी हमें देखनी पड़ेगी। लोक कल्याण की पहली आलोचना है लोक कल्याण की अस्पष्टता, लोक कल्याण की अस्पष्टता, यानी इसमें उनका आलोचना हो रही है किसकी, अधिकारों का समाज कल्याण की आलोचना, यानी लोक कल्याण की अस्पष्टता हो जाती है। यानी लोकहित अधिकार की अच्छी कसौटी नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोकहित या लोक कल्याण की व्याख्या नितांत कठिन है। लोक कल्याण का अर्थ है सामान्यतः अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, बहुमत का स्वार्थ
लोक संपत्ति का शासन की दृष्टि से सार्वजनिक हित हो और भी अधिक से अधिक सुख आदि बातों के लिया जाता है। यदि इसमें से किसी एक को लोकहित या लोक कल्याण मान भी ले तो भी अधिक कार्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये सब नितांत अस्पष्ट है और अनिश्चित है। अधिक से अधिक सुख का कोई माप नहीं हो सकता, संपूर्ण समाज की कोई चेतना हो ही नहीं सकती। कहने का मतलब लोक कल्याण की कोई स्पष्ट बातें नहीं की कि किस कारण कौन सा अधिकार दिया जाए जो लोगों को सुख प्रदान करता है। लोग तो पड़ोसी से भी जल जाते हैं कि उनके पास गाड़ी है मेरे पास नहीं, उनके पास बंगला है मेरे पास नहीं, उनके पास ऐसा ही है, तो ये जल जाता वो सुख नहीं उनका, तो कौन सा कल्याण उनका किया जाए, ये अस्पष्ट है। जितना लोग तो ये चाहते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सुख मिले और दूसरों को कोई देखे ही नहीं। ईर्ष्या, जलन वगैरह ये सब बातें बीच में आ जाती है। इसलिए अधिकारों के समाज कल्याण करना तो है, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि अस्पष्टता कहलाती है कि कितना हमें अधिकार, कैसा उनके कल्याण किया जाए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कितने कितने क्षेत्रों में जो लोग खुश हो जाए। और लोग क्या है, लोग एक मानव है, तो मानव होने के नाते उनको ईर्ष्या वगैरह होती है, तो कभी भी वो संतुष्ट नहीं रह सकता, कितना भी कल्याण करे तो उसको स्वार्थ वगैरह बना रहेगा। इसलिए अधिकार का समाज कल्याण में अस्पष्ट हो जाता है कि कितना अधिकार दिया जाए ताकि लोग खुश हो जाए। दूसरी आलोचना है व्यक्तिगत कल्याण, व्यक्तिगत कल्याण और लोक कल्याण में संघर्ष। लोक कल्याण में संघर्ष, यानी ये भी उनकी आलोचना हो जाती है कि अब कल्याण तो करे, अधिकारों का समाज कल्याण करे, लेकिन लोक कल्याण में अस्पष्टता तो बताएगी। लेकिन ये बातें बीच में आ जाती है कि ये वो कल्याण किसका करे, व्यक्तिगत करे या लोक कल्याण करे, ये बीच में आलोचना आ जाती है। जैसे इसके अतिरिक्त सामाजिक कल्याण और व्यक्तिगत कल्याण में भी संघर्ष हो जाता है, और ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, ये एक समस्या हो जाती है। समाज कल्याण सिद्धांत का विचार यह है कि समाज कल्याण के लिए व्यक्तिगत हित का बलिदान कर दिया जाता है या बलिदान कर देना चाहिए, लेकिन इसे वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका तात्पर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा आ जाएगी। प्रश्न ये है कि क्या एक निर्दोष व्यक्ति का समाज के बड़े अंश में प्रशंसा के लिए बलिदान किया जा सकता है? इस सिद्धांत को अपनाने में अल्पसंख्यकों के हितों को हानि पहुंचने की भी आशंका रहती है। व्यक्ति को जन्मत की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता, केवल लोक आवश्यक ही किसी बात को नैतिक अथवा अनैतिक नहीं बना सकती। कुल मिलाकर यदि समाज की कृपा पर अधिकारों की कृति होती है तो व्यक्ति के पास उपचार का कोई साधन नहीं होगा और निराशाजनक रूप से समाज निरंकुश हो जाएगा। कहने का मतलब ये भी आलोचना हो रही है कि व्यक्तिगत कल्याण करे या लोक कल्याण, और व्यक्ति का विकास बहुत ही जरूरी है। अगर लोकतंत्र में यही बात है कि व्यक्ति का विकास बहुत जरूरी है, और लोगों का किसका विकास, गरीब का, अमीर का, और लोगों में भेदभाव भी है, जाति, लिंग वगैरह बहुत सारे हैं। समाज में बहुत सारी कुरीतियां वगैरह है, अभी भी है लोकतंत्र में, जाति के हिसाब से, वोटों में भी है जाति के हिसाब से, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये सारी बातें आ रही है। तो व्यक्ति का विकास ही संभव है। लोक कल्याण का कहा तो बीच में बहुत सारी अड़चनें आ सकती है, इसलिए व्यक्तिगत कल्याण और लोक कल्याण में संघर्ष होना स्वाभाविक है। ठीक है बच्चों, कल हम पढ़ेंगे इनका महत्व, यानी अधिकारों का समाज कल्याण का महत्व।